हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 6 यूपीएससी 2021 प्री के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बाय। जो कंपनी की इंडियन टेरिटरी थी उन्हें ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया किसके द्वारा कहा गया था फर्स्ट टाइम? सोचिए, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है। तो किसके द्वारा जो इंडियन टेरिटरीज़ है उन्हें ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया था? सोचिए, इसका करेक्ट आंसर है 3, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसके द्वारा कंपनी की इंडियन टेरिटरीज़ को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसका क्या फीचर्स थे क्या नहीं थे। फर्स्ट देखिए, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसने जो कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस है उनको डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है। सेकंड देखिए, इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। इसने एक नई बॉडी क्रिएट की थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बाद में देखिए, इट एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है। फिर देखिए, द कंपनीज टेरिटरी वर कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये फिर देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स। तो ये जो सब है ये फीचर्स है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के। अब क्वेश्चन 2 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सोचिए, हिंदुस्तान का उस समय फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था इनमें से? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वारन हॉस्टिंग्स, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड रिपन। सोचिए, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए। और लॉर्ड वारन हॉस्टिंग्स कौन थे? ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड लॉर्ड कनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये तीन नाम याद रखिएगा। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कनिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वारन हॉस्टिंग्स, और वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे फर्स्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग फॉलोइंग वॉज वर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के फीचर्स देखिए। जैसे ऑप्शन 1 है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 है, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन। 3 है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम दैट ऑफ द सेंट्रल बजट। सोचिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ है 4, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ओके, यहाँ देखिए, ये स्टैट्यूटरी कमीशन ये कौन सा था? फिर जो साइमन कमीशन आया था वही। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म। यही था मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, याद रखिएगा। अब अदर फीचर्स देखिए इस एक्ट के। यह है 3 of 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय काउंसिल वर टू बी इंडियंस। पहला फीचर, जो वाइसरॉय की काउंसिल थे उसमें 6 मेंबर्स थे जिसमें से 3 मेंबर्स इंडियंस होने चाहिए। ये इस एक्ट के द्वारा किया गया। ठीक है। इट एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने दिए थे, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो इस 1919 एक्ट ने जो मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म है इसने उसको एक्सटेंड किया और ये सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फिर है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ठीक है। फिर इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, and it divided the provincial subjects into 2 parts, that is transferred and reserved subjects, and this dual scheme of governance was known as diarchy। ये याद रखिएगा, इसने ये डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था जिसको डियार्की कहा गया। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म के ये सभी फीचर्स थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब Consider correct statements with respect to Constituent Assembly.
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में करेक्ट स्टेटमेंट्स देखिए। फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। Second, the Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated body. Third, the Constituent Assembly held its first meeting before independence. सोचिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये देखिए, ये फर्स्ट था जो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब देखिए सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। कैसे? जो 50% या कुछ एक मेंबर्स थे जो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आए थे एंड जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे उन्हें नॉमिनेट किया गया था, तो ये पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम कब हुआ। ये देखिए, इसकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 9, 1946 में हुई थी, तो ये इंडिपेंडेंस से पहले इसकी फर्स्ट मीटिंग हो गई थी। ठीक है, देन मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग। मुस्लिम लीग ने इसका ये मीटिंग का बॉयकॉट किया। ठीक है, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हिंदुस्तान का फर्स्ट पार्लियामेंट किसे कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदुस्तान का फर्स्ट पार्लियामेंट कहते हैं। याद रखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन 5 देखिए, विच आर दी फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट है जैसे प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। सेकंड, मेजॉरिटी पार्टी रूल। थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। फोर्थ, नो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। सोचिए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जिसमें है 1 2 3। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल में कौन है? प्रेसिडेंट, एंड रियल में कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये सेकंड देखिए, मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर करती है उसका रूल होता है इसमें। फिर देखिए 3 में डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस से लोकसभा डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का। ये जो फोर्थ है, नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, ये गलत है, बिकॉज इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी तरफ? लोकसभा और पार्लियामेंट के लिए। तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये ए इसका सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिएगा और क्या है। अदर फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, देन मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स है वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के। ठीक है, देन लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर लीड करता है सबको। जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं लोकसभा के। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 इज रिलेटेड टू। मिनर्वा मिल्स केस, सोचिए, एंटी डिफेक्शन या बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देन इलेक्शन डिस्प्यूट्स एंड फंडामेंटल राइट्स केस। ये किसके रिलेटेड है? इसका सही आंसर है 2, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। सो ये याद रखिए, मिनर्वा मिल्स केस इज रिलेटेड टू हार्मोनी और बैलेंस बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स। फिर देखिए ये क्या है, जो एंटी डिफेक्शन केस है इसको और क्या फेमसली क्या कहते हैं? क्विहोतो होलोहन केस ऑफ 1993। एंड इलेक्शन केस इज इंदिरा नेहरू गांधी केस ऑफ 1975 एंड फंडामेंटल राइट्स केस इज केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। तो ये फेमस वर्डिक्ट्स और केस है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनते हैं ये। अब क्वेश्चन 7 देखिए, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एथोराइजेज द पार्लियामेंट टू। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एथोराइज करता है। क्या एथोराइज करता है ये देखिए, जैसे फर्स्ट है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट और अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। सोचिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन है सी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये है, देखिए Article 3 deals with the internal readjustment inter se of the territories of the constituent states of Union of India. इंटरनल रीएडजस्टमेंट मतलब पार्लियामेंट जो है इंटरनली इंडिया के मैप को चेंज कर सकता है किसी स्टेट को
क्या मतलब एरिया इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना, ये सब, ठीक है। ये आर्टिकल 3 अथोराइज करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। और द बिल फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 3 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रियर परमिशन और अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड विद सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट कैन पास द बिल। आर्टिकल 3 के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है और प्रियर परमिशन और अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये 2-3 इसके फैक्टर्स और फैक्ट्स याद रखिएगा। अब क्वेश्चन 8 देखिए, ड्यूरिंग हुज वाइस रॉयशिप पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था जो 1905 में, वो किसके वाइस रॉयशिप में हुआ था? उस समय कौन वाइस रॉय था हिंदुस्तान का? सोचिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। सोचिए इसका सही आंसर है 1, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। उस समय वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, 1905। अब क्वेश्चन 9 देखिए, कॉन्सिडर दी करेक्ट अरेंजमेंट फ्रॉम डाउन टू अप। ये जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में लिखा गया है, इनको डाउन टू अप, सरफेस टू एटमॉस्फेयर, ऊपर की तरफ ये देखिएगा। इसका सही ऑप्शन देखिए क्या है, सोचिए, अरेंज कीजिए इनको। तो सही ऑप्शन है 1। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, डाउन टू अप। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 10। ये देखिए, विच ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के कौन से पार्ट है? जैसे कि 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, उसमें से प्राइमरी सेक्टर के इन 4 में से कौन सा ये प्राइमरी सेक्टर फॉर्म करता है? जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, बैंकिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है। सोचिए, तो इसका सही ऑप्शन है सी, जिसमें है 1, 2 एंड 4। क्या है ये? एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर के हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर में होती है। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, देन टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या है? ऑल नेचर रिलेटेड प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, माइनिंग है, ये सब प्राइमरी सेक्टर के हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या? ऑल दी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल वर्क, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर में ऑल दी सर्विसेज, कैसे? जैसे लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड जॉब्स, ठीक है। जो प्रोफेशनल सर्विसेज है वो टर्शियरी सेक्टर फॉर्म करती है। तो ये 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ आएंगे। ओके, गुड बाय।